दोस्तों नमस्कार, मैं हूं कुलवंत सिंह और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत। इस बार लोकसभा चुनाव के नतीजे 400 पार नहीं पहुंच पाए, बल्कि मार्जिन इतना कम हो गया कि सहारा लेना पड़ा नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू का। इनको मिलाकर सरकार तो जैसे तैसे बनती जा रही है, लेकिन बड़ी बात यह हो रही है कि अब प्रधानमंत्री मोदी जैसे फैसले जो खुलकर लेते थे या उनकी टीम जो खुलकर फैसले लेती थी, वो फैसले क्या ले पाएंगी? उन्हें दबाव में काम करना पड़ेगा। और इसी के ऊपर आज हम लोग चर्चा करेंगे कि लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा के जो विधानसभा चुनाव हो अक्टूबर में प्रस्तावित है, उसमें क्या होने जा रहा है, इस पर चर्चा करेंगे। और बीजेपी की क्या क्या और गलतियां रही, कल हमने दिखाई कि 7 गलतियां जो है बीजेपी को पीछे लेकर चलेगी। आज मेरे पास और कई ऐसे मैटर है जो आपके साथ साझा करने जा रहा हूं। अगर इन मैटर के हिसाब से भी बीजेपी ने फैसले ठीक नहीं लिए तो उन्हें हरियाणा भी खोना पड़ सकता है, यानी कि हरियाणा में चुनाव बीजेपी हार सकती है। और यहाँ आपको पता ही होगा कि 50 से ज़्यादा विधानसभा में कांग्रेस जीती है। लोकसभा की 5 सीटें आई हैं, 6ठी सीट भी आ सकती थी कुरुक्षेत्र वाली, लेकिन बहुत कम मार्जिन में, यानी कि 29,000 के मार्जिन में नवीन जिंदल वहाँ से जीत गए। वो भी क्यों जीते, इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों से अपील है कि इस वीडियो को साथ के साथ शेयर जरूर करें और अपने कमेंट जो है हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। और साथ ही यूट्यूब को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें। अब चर्चा करते हैं कि नुकसान कहां और कैसे होने जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर यह चुनाव जो है लड़ा गया। हालांकि बीजेपी पार्टी थी और बड़ी पुरानी पार्टी है, बीजेपी के कई कद्दावर नेता जो है बीजेपी पार्टी ने दी है, लेकिन इस बार जो चुनाव है टोटली प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर लड़ा गया। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी के चेहरे पर मोदी की गारंटी 400 पार, यानी कि बीजेपी का जो नाम था, पार्टी का नाम था, उसे पीछे रखा गया और मोदी साहब का नाम जो है वो आगे रखा गया। जो लोकल मुद्दे थे जहां के, वो लोकल मुद्दे जो हैं उन्हें ख़त्म कर दिया गया और श्री राम के जो नाम पे जो जयकारे हैं वो लगाए गए। और अयोध्या में जो श्री राम जी का मंदिर बना है उनको जो है आगे रखा गया। 370 की बात चलेगी, 3 तलाक की बात चलेगी, लेकिन जो लोकल मुद्दे बेरोजगारी के थे, जो छोटे मुद्दे थे, वो जो है भूलते चले गए। अमूमन जो है छोटे शहरों में रहने वाले, जैसे पानीपत जिले की बात कर लें, जो लोग मिडिल क्लास फैमिली के हैं, उनको क्या मिला, इन पर कोई भी चर्चा जो है किसी भी पार्टी ने नहीं की। कांग्रेस आज खुश इसलिए है कि उन्हें 5 सीटें मिल गई हैं और आगे विधानसभा के लिए उनके जो रास्ते हैं वो खुल गए हैं। शुरुआत करेंगे सबसे पहले बीजेपी को कहां और क्यों नुकसान हुआ, इस पर आज फिर से चर्चा करेंगे। कांग्रेस की बात नहीं करेंगे क्योंकि कांग्रेस अभी खुशी मना रही है और कांग्रेस का मंथन शुरू हो गया है विधानसभा चुनाव को लेकर। हालांकि बीजेपी जो है वो अभी प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी है वो शपथ लेंगे, अभी उधर बिजी है। लेकिन जो कल जो है नायब सिंह सैनी ने मीटिंग बुलाई और वो चर्चा कर रहे हैं विधानसभा की, आगे विधानसभा चुनाव है वो क्या करें उसके लिए। बड़ी बात यह है कि हरियाणा में जितने भी नगर निगम बनी हैं, उन नगर निगमों ने आम आदमी को ऐसा रुलाकर रख दिया कि वो नगर निगम की गलतियां जो है बीजेपी पार्टी के नेताओं को जो है भुगतनी पड़ी, बीजेपी को भुगतनी पड़ी। दोस्तों याशी कंपनी आपको याद होगी, जिसने पूरे हरियाणा में ये ठेका ले रखा था कि वो सर्वे करेगी आपके प्लाट का, आपके मकान का, आपकी दुकानों का, आपकी कोठियों का, और वहां से जो पैसा कलेक्ट होगा वो हाउस टैक्स के जरिए नगर निगम में पहुंचना था। गुजरात की कंपनी है याशी कंपनी, वो सर्वे इतना बेकार हुआ कि आम आदमी जो है लाइन में लगकर आज तक भी वो याशी कंपनी को तो जानता नहीं है, वो सिर्फ बीजेपी के नेताओं को, पानीपत की मेयर को या नगर निगम के जितने मेयर हैं, डिप्टी मेयर है, सीनियर मेयर है या उनके पार्षदों को गालियां देता हुआ थकता नहीं। क्योंकि सुबह वो लाइन में लगता था और शाम तक उसको लाइन से भगा दिया जाता था कि आपका ये जो है ठीक नहीं हो सकता है, ये पोर्टल में जो ठीक करेगा पोर्टल में होगा। लेकिन सबसे बड़ी कंपनी याशी कंपनी ने पूरे हरियाणा का नाश कर दिया और ये भुगतान जो है बीजेपी को भुगतना पड़ रहा। जब पूरा हो हल्ला हुआ, लोकसभा चुनाव आने वाले थे, लोकसभा चुनाव की घोषणा होने वाली थी, उससे पहले याशी कंपनी को ब्लैक लिस्ट किया गया। हालांकि उसके ऊपर जुर्माना भी जो है लगाए जाने की बात जो है कर रही है, एफआईआर दर्ज होगी या नहीं होगी वो बाद की बातें हैं, लेकिन याशी कंपनी का भुगतान जो है बीजेपी को भुगतना पड़ रहा। दूसरा सबसे बड़ा बीजेपी की हार का फैक्टर, या पूरे देश में जो लोग बीजेपी से इस बात को लेकर दुखी हुए हैं, जो पोर्टल वाली जो बात आई, हरियाणा की खास तौर पर हम लोग बात कर लें कि पोर्टल वाली जो बात आई, जब आम आदमी, आम इंसान सुबह अपने घर से नगर निगम के लिए निकलता था, ना तो साइट चलती थी, साइट सिर्फ उन बंदों के लिए चलती थी जो 20, 30, 50 हज़ार रुपये
वहाँ बैठे कर्मचारी या किसी अधिकारी को दे देता था, उसी टाइम उसकी साइट भी चलने लग जाती थी और उसके काम जो है वो भी होने शुरू हो जाते थे। मिडिल क्लास फैमिली जो इतना पैसा नहीं भर सकती थी, वो महीनों धक्के खाती रही अपनी आईडी जो है, जो हाउस टैक्स वाली जो आईडी है, उसको ठीक कराने के लिए, आईडी को ठीक करवाने के लिए वो कभी पार्षदों के पास, कभी मेयर के पास, कभी डिप्टी मेयर के पास, कभी नेताओं के पास, कभी अफसरों के पास वो धक्के खाते रहे। 10 साल पहले बीजेपी की सरकार आई, नोटबंदी हुई। नोटबंदी से लेकर आज तक आम आदमी जो है, मैं खुद लाइन में लगा, आम आदमी जो है वो लाइन में लग के काम करवाने की कोशिश करता, लेकिन उनके काम जो है वो नहीं हुए। 500 रुपये के नोट जब बंद हुए, जब नोटबंदी हुई, तब नोट निकलवाने के लिए, पैसा निकलवाने के लिए लोगों को लाइनों में धक्के खाने पड़े। किसी के परिवार में शादी थी, किसी का ब्याह था, किसी ने विदेश में जाना था और किसी ने पैसा किसी को देना था, लेकिन एक लिमिट बांध दी गई लाइनों में खड़े होके कि आप लोग जो है ये पैसा इतना ही निकलवा सकते हैं। आप याद करिए वो दौर, कितना लोगों को दुखी होना पड़ा था उस समय जब ये नोटबंदी हुई थी। हालांकि नोटबंदी का फायदा हुआ या नहीं हुआ ये बीजेपी वाले जाने, लेकिन आम पब्लिक की बात करेंगे कि आम पब्लिक ने इस बार क्या मन बनाया, वो दुखी होते रहे। उसके बाद आया आधार कार्ड। आधार कार्ड एक ऐसा आधार कार्ड आया कि लोगों को ये बताया गया कि इस आधार कार्ड से अब सारा सिस्टम जो है वो ठीक हो जाएगा। आधार कार्ड बने, उसके बाद किसी के नाम गलत हुए, किसी के नाम ठीक हुए, किसी के नाम किसी के चढ़ा दिए, किसी की पत्नी का पति बदल दिया गया, किसी का बाप जो है उसकी बेटी बदल दी गई। ऐसा से जो सिस्टम वो चलता गया। उस चीज को ठीक कराने के लिए फिर हम लोग लाइन में लग गए। आधार कार्ड हमारे अटल सेवा केंद्र इन्होंने बनाए, लेकिन अटल सेवा केंद्र में भी अथॉरिटी वो पूरी नहीं थी, क्योंकि वहां सिर्फ आपका ठीक होता था, आगे से ठीक होके आना था। यानी कि जो कंपनी के जो ये ठेके पे जिसको दिया गया सारा सिस्टम, वो आगे से ठीक करवाती थी। वो 10 दिन में होके आए, 15 दिन में आए, 2 दिन में ठीक आए, उसका कोई पता नहीं था। उसके बाद दोस्तों राशन कार्ड, राशन के बाद कार्ड के बाद आ गया जी फैमिली आईडी। फैमिली आईडी आपको बनवानी पड़ेगी, फिर आपको लाइन में लगना पड़ेगा फैमिली आईडी के लिए। फैमिली आईडी में आपकी सारी चीजें जो हैं इकट्ठी कर दी। आपके बैंक में कितना है, आपके पास कौन सी गाड़ी है, आपके पास पैसा कितना है, आपके पास कितनी चीजें हैं, आपके परिवार में कितने लोग बैठे हैं, ये सारी चीज उस फैमिली आईडी में यानी कि क्लियर होकर आ गई। फैमिली आईडी बनानी थी, फिर आधार कार्ड क्यों बनाया, आधार कार्ड बनाया फिर फैमिली आईडी क्यों बनाई, लोग इसी में कंफ्यूज होते चले गए। उसके बाद फैमिली आईडी जब बनी तो उस इनकम के हिसाब से राशन कार्ड जो है कटने शुरू हो गए। राशन कार्ड कटे और उन लोगों के भी कट गए जिन लोगों को नीड थी। अब एक चीज समझने की कोशिश करिए कि जब कोई मिडिल क्लास फैमिली का बंदा जब किसी बैंक से लोन लेने के लिए जाता है तो उसके पास 3 साल की जो रिटर्न है, आपकी इनकम की रिटर्न है, वो नहीं होती। वहां पर जो बैंक के कर्मचारी है या जिसके थ्रू हम लोग एजेंटों के थ्रू लोन लेते हैं, वो 3 साल की आपकी जो रिटर्न है या 1 साल 2 साल की रिटर्न है वो तैयार करके दे देते हैं। वो रिटर्न सिर्फ उतना ही काम करती है बैंक में लोन लेने के लिए, और बैंक में लोन लेने के बाद उस रिटर्न का कोई काम नहीं होता। अब वो जब फैमिली आईडी बनी, वो रिटर्नें जो है वो शो होना शुरू हो गई और वो जो राशन कार्ड है वो कटने शुरू हो गए। धड़ाधड़ जो है ये मुद्दे जो है ये पास किए गए, लेकिन उसका नुकसान जो होना था वो बीजेपी सरकार ने नहीं सोचा। फायदा जरूर सोचा कि इससे जो है असलियत है वो सामने आ जाएगी, लेकिन नुकसान बिना नुकसान सोचे उन्होंने ये जो है कायदे कानून जो है लागू कर दिए। आज तक भी लोग जो है राशन कार्ड के लिए, फैमिली आईडी कार्ड के लिए धक्के खा रहे हैं। किसी की इनकम ज़्यादा दिखा दी, किसके बेचारे घर में एक वक्त की रोटी भी नहीं पकती, उसको सरकारी नौकरी पे दिखा दिया, किसी के 5 लाख इनकम दिखा दी, किसी के 10 लाख इनकम दिखा दी, वगैरह वगैरह वगैरह। ये लोगों के दिमाग में था और कांग्रेस ये चीज लोगों को समझाने में सफल हो गई कि ये जो पोर्टल वाली सरकार है इन्होंने बेड़ा गर्क करके रख दिया, और कांग्रेस ने ये चीज सफलतापूर्वक लोगों को समझाई, और ये खामियाजा जो है वो भी बीजेपी को भुगतना पड़ रहा। नगर निगम की बात कर लें, नगर निगम में जो भी अफसर आए, पानीपत की बात कर लें, जो भी अधिकारी आए, उन्होंने सिर्फ सिवाय नेताओं के चमचागिरी के कोई काम जाके फील्ड में नहीं किया। हालांकि कुछ कमिश्नर पानीपत में बढ़िया आए जिन्होंने अपने तरीके से काम किया। ज्यादातर कमिश्नर ऐसे आए जो मेयर के इर्द गिर्द, जो नेताओं के इर्द गिर्द जो है वो घूमते रहे, आम पब्लिक जाए भाड़ में। किसी भी मेयर ने, किसी भी बड़े नेताओं ने जाकर जनता के सामने अपना दरबार नहीं लगाया, वहां सुख दुख उनसे पूछा नहीं कि आपको क्या दिक्कत आई। ऑर्डर आया, अपने उन्होंने चुनाव जीतना है तो लोगों के बीच में चले गए, लेकिन लोगों के बीच में सही ढंग से जाके उन्होंने वो भी काम नहीं किया जो उनके चाहते थे, उनका काम हुआ। आम पब्लिक फिर भी धक्के खाती रही।
नगर निगम के अधिकारी नेताओं के चक्कर में रहे। और यहाँ पर जो पानीपत की राजनीति, सभी जगह की राजनीति ऐसी होगी कि विधायक और मेयर की जो है राजनीति चलती होगी, लेकिन नगर निगम सबसे बड़ा फैक्टर जो है इस बार, अगर जो बीजेपी विधानसभा चुनाव हारती है तो नगर निगम को सुधारना पड़ेगा। नगर निगम की ये जो पोर्टल जो बना रखे हैं, जो फैमिली आइडिया जो बना रखी हैं, जो हाउस टैक्स की आइडिया बना रखी हैं, इसको जो है ठीक करना पड़ेगा, नहीं तो आपको विधानसभा में बहुत बड़ी पटकनी जो है वो मिलेगी। उसके बाद फैक्टर आया मीडिया का। पानीपत की ही बात कर ले, मैं पानीपत से इस वीडियो को दिखा रहा हूं आपको। उसके बाद फैक्टर आया मीडिया का। दोस्तों, डिजिटल हो गया सारा सिस्टम, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, सब चीज आपको लाइव दिखाई जा रही है घर पे बैठे। लेकिन पानीपत का नगर निगम और करनाल का नगर निगम, जहां पर मीडिया को बिल्कुल पूरी तरह बैन कर दिया गया। मीडिया को इसलिए बैन किया गया क्योंकि मीडिया अंदर की बात जो थी वो बाहर आप लोगों तक पहुंचा रही थी, और कहीं ना कहीं मीडिया अपने सोर्सों से फिर भी खबर जो है आप लोगों तक पहुंचाता गया। और बड़ी बात रहे, पानीपत की बात रहे, 26 के 26 पार्षद बीजेपी के थे। कुछ बीजेपी समर्थित थे, बीजेपी को समर्थन दे दिया था, और कुछ बीजेपी के थे, यानी कि पूरा का पूरा सदन जो है पानीपत का वो सारा का सारा बीजेपी के था। उसके बावजूद भी जनता इतनी रोई और पार्षद इतने अमीर हुए। आने वाले नगर निगम के चुनाव में हम लोग वो दिखाएंगे भी कौन सा पार्षद जब चुनाव लड़ा था उसके पास कितनी संपत्ति थी, और जब वो चुनाव से हारा या चुनाव छोड़ गया या उसका टर्म जो है पूरा हो गया उसके बाद उसकी संपत्ति कितनी बड़ी है, वो भी आपको जो है आने वाले नगर निगम के चुनाव में हम लोग दिखाने की कोशिश करेंगे। तो नगर निगम जो है सबसे बड़ा फैक्टर, उसके बाद मीडिया सबसे बड़ा फैक्टर, या कि मीडिया को बैन कर दिया गया। और मीडिया को तब बैन किया गया जब इनकी पूरी मेजोरिटी थी। मीडिया तब बैन किया गया जब इनकी पूरी मेजोरिटी थी, तब जो है मीडिया को जो बैन कर दिया गया। और कहने सुनने वाला कोई नहीं, हम लोगों ने इतनी गुहार लगाई लेकिन कोई भी सुनने वाला नहीं है। लेकिन हमने फिर भी अपने सूत्रों के हिसाब से आप लोगों तक वो खबर पहुंचाने की कोशिश की जो आप लोग जानना चाहते हैं। चाहे वो रेड कारपेट की बात हो कि रेड कारपेट से कैसे मेयर को और पार्षदों को गुजाकर जो है अंदर भेजा गया, फलूदा की बात हो, यहाँ पर कैसे जो है हमारे जो खून पसीने की कमाई, कैसे ये लोग पार्षद और मेयर और जो यहाँ के नगर निगम के अधिकारी हैं कैसे मजे से गुलछर्रे उठा रहे, हमने दिखाया वीडियो में। और ये चीजें जो है जहाँ तक जनता को समझ आई, और वो बड़ा फैक्टर जो है बीजेपी के लिए नुकसानदायक हुआ। बीजेपी के अधिकारियों को ये पता है कि उनके जो नेता हैं और जो उनके अफसर हैं वो गलत कर रहे हैं, लेकिन वो आंख मूंद के जो है पड़े रहे, जिसका खामियाजा इस बार जो है सरकार को भुगतना पड़ा। बड़ी बात उधार के कैंडिडेट ये लोग लेके आए हैं। उधार के कैंडिडेट इसलिए कह रहा हूं कि जो जहां से आया था आने वाले समय में उसी पार्टी में वो दोबारा चला जाएगा। उनके चेहरे पर चुनाव लड़ा गया, लेकिन जो आदमी मान लो हिसार की सिरसा की बात कर लें, सिरसा से जो आदमी कितने सालों से बीजेपी के लिए काम कर रहा है, उसके लिए दरिया बिछा रहा था, ऐन वक्त पर अशोक तंवर पार्टी में ज्वाइन होते हैं तो चुनाव उन्हें लड़वाया जाता है। लेकिन बीजेपी के लोग ये समझ गए कि जो मेहनत वो पार्टी के लिए कर रहे हैं वो मेहनत बिल्कुल बेकार है, सिर्फ और सिर्फ ऊपर जाके अपनी जी हजूरी करे, वहां से टिकट आएगी और वहां से जो है चुनाव आपको लड़वाया जाएगा। ये एक बड़ा फैक्टर जो है बीजेपी के लिए ये भी जो है फेल होता हुआ नजर आया। और सांसदों का रिपोर्ट कार्ड, 10 के 10 सांसदों का रिपोर्ट कार्ड ऐसा जारी हुआ कि किसी ने कोई काम नहीं करवाया, सिवाय विधायकों के साथ खुंदक, मेयरों के साथ खुंदक या अपना निजी स्वार्थ, इन्होंने कोई भी ऐसा काम नहीं किया कि जो जनता के हित का हो। सांसदों का रिपोर्ट कार्ड भी जो है वो भी 0 आया। तो ये भी एक बढ़िया जो काम जो है बीजेपी की तरफ से हुआ। और गरीब आदमी की मैंने बात की, गरीब आदमी जो रिक्शा चालक है उसने अपनी फैमिली आईडी ठीक करवानी है। पहले वो जाएगा अटल सेवा केंद्र पर, अटल सेवा केंद्र से निराश होकर निकलता है, उसको एडीसी ऑफिस भेज दिया जाता है। वहाँ पर एडीसी साहब के पास पूरी की पूरी अथॉरिटी उनके पास है। जब उनके पास ओटीपी आएगी तब जाके उनका जो क्लर्क है वो काम करेगा। एडीसी आए ना आए, एडीसी मीटिंग में बैठेगी, कब उठेगी, कब ओटीपी क्लर्क को देगी, तब जो है काम शुरू हो जाएगा। वहाँ से निराश होकर फिर उसको जाना वापस आना पड़ता है। फिर बात होती है चंडीगढ़ जाइए आप, मतलब इतनी जगह से वो घूम के गरीब आदमी जो 400-500 रुपये कमाने वाला है वो 3-3, 4-4 दिन वो जो है नगर निगम, अटल सेवा केंद्र, फलानी सेवा केंद्र, वहाँ पर जो है धक्के खाता रहा। तो ये है बड़ी बात है कि चुनाव अब जीतने हैं तो उन नेताओं को भी सुधरना होगा। बीजेपी के जो आला नेता है उनको मंथन करना होगा कि इस बार अधिकारियों ने क्या किया, आम आदमी को कैसे रुला कर रखा। ये पूरे
देश की बात कर रहा हूं, पूरे हरियाणा की बात कर रहा हूं, कैसे रुला कर रखा। अंबाला से हम लोग फैक्टर शुरू करते हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, लेकिन वीडियो इसलिए बनानी पड़ रही है कि 10 साल राज करने के बाद भी बीजेपी के ऐसे हालात क्यों है, चंद्रबाबू नायडू को, नीतीश कुमार को ले जाने की जरूरत क्यों पड़ी, और एंड समय में सैनी साहब को मुख्यमंत्री क्यों बनाना पड़ा, मनोहर लाल ने क्यों क्विट किया, उनका फैसला ठीक था या गलत था, ये आप लोग जानते हैं। अब बात करते हैं अंबाला से शुरू। अंबाला में कांग्रेस जीती, वहां पर बीजेपी का गढ़ था। अनिल विज को पूरे हरियाणा में ले जाया जा सकता था प्रचार के लिए, लेकिन अनिल विज के दिल में एक ठेस थी कि मुख्यमंत्री बदला गया, उन्हें बताया तक भी नहीं गया, मुख्यमंत्री कौन बन रहा है ये भी नहीं बताया गया, और कहीं ना कहीं वो ठेस थी उनके मन में, और कहीं ना कहीं उनके कार्यकर्ता भी इस बात को सोच रहे थे कि अनिल विज साहब के साथ जो है वो अच्छा नहीं हुआ। लेकिन वहाँ पर अंबाला, पूरे अंबाला लोकसभा क्षेत्र की बात करें, वहाँ से पार्टी चुनाव हार जाती है और बंतो कटारिया को हार का मुंह जो है वो देखना पड़ता है। वहाँ से मार्जिन की बात करें, मोटा मोटा मार्जिन आप लोगों को पता होगा, लेकिन जो लोग फिर भी राजनीति में इंटरेस्ट नहीं रखते हैं उनके लिए आज ये खबर देखना बड़ा जरूरी होता है। 50,000 के करीब जो हैं वोटों से वरुण मुलाना वहाँ पर जीते हैं। और गुरुग्राम की बात कर लें, गुरुग्राम में राज बब्बर साहब की बात कर लें। राज बब्बर साहब का कल एक बयान पढ़ रहा था मैं, उन्होंने कहा कि लोग ये कह रहे हैं कि ये तो बॉम्बे से आया, बॉम्बे चला जाएगा वापस, लेकिन उसके बावजूद 7,32,000 वोट जो है राज बब्बर साहब को मिले हैं, और उन्होंने अपना घर भी वहाँ बनाने की जो बात की है, और वहाँ पर वो अपना घर बनाएंगे। मात्र राव इंदरजीत सिंह, कई सालों के सांसद, मात्र 75,000 वोटों से वो जीते हैं। सिर्फ 75,000 का कोई आंकड़ा जो है बड़ा आंकड़ा नहीं होता। और फरीदाबाद में कृष्णपाल गुर्जर का कमाल है, वो 1,72,000 वोटों से जो हैं जीते हैं। नवीन जिंदल की बात कर लें, नवीन जिंदल को जिताने के लिए कितनी ताकतें जो हैं लगी, कितनी ताकतें जो हैं लगी वहाँ पर। जया किशोरी को कैथल बुलाना पड़ा और धीरेन्द्र शास्त्री जी को कुरुक्षेत्र बुलाना पड़ा। डेरा फैक्टर वो नवीन जिंदल के साथ छोड़ा गया, उसके बावजूद मात्र और मात्र 29,000 वोटों से नवीन जिंदल जीते हैं। अब वहाँ पर सुशील गुप्ता आप पार्टी के नेता ने, उन्होंने अच्छा कमाल किया, 5,13,154 वोट मिले हैं, यानी कि आप पार्टी के लिए कुरुक्षेत्र एक सुरक्षित सीट जो है हो जाएगी, बन जाएगी। अगर जो विधानसभा वहाँ से वो चुनाव जो है गठबंधन में कांग्रेस के साथ लड़ते हैं या अकेले लड़ते हैं, उसके लिए, उनके लिए, आम आदमी पार्टी के लिए सीट जो है वो सुरक्षित हो जाएगी। करनाल का आप लोगों ने हाल देख लिया। करनाल में मनोहर लाल मात्र जो है 2,32,000 वोटों से जीते हैं। कई बूथों पर बीजेपी बुरी तरह हारी है। मैं का एनालिसिस जो एक अखबार में पढ़ रहा था, पानीपत में करीब, पानीपत जिले की बात करें, 240 बूथों पर बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ा। और जब प्रधानमंत्री मोदी की लहर थी तब सिर्फ 40 बूथों पर बीजेपी आ रही थी, और आज 200 से ज़्यादा सीटों जो है बूथों पर हारना पड़ रहा है। मात्र दिव्यांशु नया चेहरा था, 5 लाख जो वोट हैं उन्हें फिर भी मिले, और करनाल सीट भी कहीं ना कहीं ये कहेगी कांग्रेस के लिए सीट जो है ये सुरक्षित हो सकती है अगर जो कांग्रेसी वहाँ पर मेहनत करें। हिसार में कुलदीप बिश्नोई का वहाँ मामला आपको पता है। कुलदीप बिश्नोई खुलकर सामने नहीं आए क्योंकि उनको ये पता था कि टिकट एंड टाइम तक मिलेगी, लेकिन कुलदीप बिश्नोई को जो है टिकट नहीं मिली। और मनोहर लाल जी के बयान जो भजन लाल जी के बारे में कहते हैं, कहीं ना कहीं वो भी लोगों के दिमाग में घर कर गए, और वहाँ पर जेपी जो है 63,000 वोटों से जीत गए। और सिरसा में तो कमाल हो गया, अशोक तंवर साहब को हराकर जो है कुमारी शैलजा जो है 2,68,000 वोटों से जीत गई। सोनीपत में सतपाल ब्रह्मचारी, सोनीपत तो बीजेपी का गढ़ अपने आप को कहते थे कि सोनीपत गढ़ है बीजेपी का, लेकिन मार्जिन कम है कांग्रेस की जीत का, लेकिन फिर भी 21,816 वोटों से जो है वहाँ पर वो जो जीती है। भिवानी में धर्मवीर साहब जो हैं वो सिर्फ 41,000 वोटों से जीते हैं। और रोहतक की बात कर ले, सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड जो है रोहतक में टूटा है। 3,45,000 वोटों से जो है दीपेंद्र हुड्डा जीत गए हैं। 7,83,578 वोट मिले हैं, और 4,83,280 वोट जो है अरविंद शर्मा को गया। मोटी मोटी बात यह है कि इस बार जो ये फैक्टर जो जिस पे मैंने चर्चा की, ये आप लोगों को पता होगा कि बाकी ये फैक्टर जो है सच हैं। तो इन फैक्टरों के हिसाब से अगर नगर निगम के अधिकारियों को, नगर निगम को और जो दूसरे डिपार्टमेंट हैं उनको ना सुधारा गया तो जाहिर तौर पर बीजेपी को हरियाणा खोना पड़ सकता है। आप इस वीडियो को साथ के साथ शेयर जरूर करें। नमस्कार।